हाय गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द अभ्यास बैच डे 18। आज बात करेंगे AS2 की। ठीक है, चलिए। तो AS2 बच्चों, क्या हाल चाल। AS2 क्या होने वाला है? AS2 के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं कि आपको उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कम करना चाहिए और उनके क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। AS2 उनमें से। आप AS2 को कितनी बार भी पढ़ लो, आपको हमेशा लगेगा हाँ ठीक है, बढ़िया है, हो गया आसान। मतलब आपको लगेगा हाँ ठीक है, ऐसा है, ऐसा 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 है। पर जैसे ही आप उसके क्वेश्चन करोगे, आपको लगेगा यार ये वाली चीज तो हमने कंसेप्ट के अंदर तो पढ़ी नहीं थी। अच्छा, ये ऐसे होती है क्या? ऐसा होता है क्या? स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो ग्रुप 1 प्रिपेयर कर रहे हैं पर ग्रुप 2 के कॉस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम जानते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है AS2 में। और होना लाजमी है, बिकॉज AS2 के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। बिकॉज अल्टीमेटली हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, आई क्या मेरी बात समझ में? सो AS2 उनमें से है जहां आपको कॉन्सेप्ट्स पर फोकस नहीं करना है। हाँ, आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस पर फोकस ज्यादा करना है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप मानो ना मानो, अगर आप माने तो बहुत अच्छी बात है, आपको फायदा मिलेगा। जितने क्वेश्चंस करो, अलग से एक समरी शीट बनाते रहना। हर क्वेश्चन में आपको एक फील आएगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आपको फील आएगा, अरे यार इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा सीखने को मिला, अच्छा इसमें ऐसा करते हैं, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये करते हैं। आप वो राइटिंग में उसको नोट कर सकते हो। चलिए, सो यही बोलना चाहूंगा, यही बोलना चाहूंगा कि ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम एक रिवीजन करने वाले हैं, और रिवीजन करेंगे सबसे पहले हाफ एन आवर में रिवीजन करेंगे, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे हाफ एन आवर 45 मिनट्स के आसपास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को डिफाइन किया गया है। तो व्हाट इज इन्वेंट्री सर? इन्वेंट्री मतलब तीन चीजें, मोटा मोटी इन्वेंट्री मतलब तीन चीजें। अब ना डेफिनेशन को लेकर ना आपसे कुछ खास ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत है नहीं। तो डेफिनेशन में मोटा मोटी कौन सी चीजें आती हैं? फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। अब उसको कैसा बोला गया है? इन्वेंट्री क्या है? असेट है। हाँ, असेट तो है, बिकॉज फ्यूचर में हमें इन्वेंट्री हम फ्यूचर में बेचेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। तो असेट मतलब ऐसा कुछ भी आइटम जो फ्यूचर में बेचने पर बेनिफिट हो। विच इज हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते रहते हो। जैसे मैं हमेशा अपने बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, क्या क्या आईपैड मेरे लिए, क्या आईपैड मेरे लिए इन्वेंट्री है? द आंसर इज नो। आईपैड मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं है, बिकॉज आईपैड को मैं अगर बेचूंगा भी तो मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेच सकता। पर वहीं पर मेरी किताबें, मेरी बुक्स मेरे लिए इन्वेंट्री है क्या? द आंसर इज यस, मेरी बुक्स मेरे लिए इन्वेंट्री है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हेल्ड फॉर सेल। दूसरा, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। या तो सेल करने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो और प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, मतलब WIP है। या फिर तुम्हारे पास मटेरियल के फॉर्म में जिसको तुम कंज्यूम करोगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, या फिर सर्विस को रेंडर करने में। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, डेफिनेशन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट डेफिनेशन आना चांसेस रेयर हैं। तो हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। चलिए, नाउ नाउ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS2। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS2, गाइस ध्यान से सुनिएगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS2। बच्चों, AS2 जो है, ये मैं आज ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं इसका अगले लेक्चर पर शिफ्ट नहीं होऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, सो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS2 की बात करें तो कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होता? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस आता है तो वहां एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में AS7 आता है। स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर नहीं आता। ये MCQ के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरे हिसाब से MCQ के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद आपके शेयर्स, डिवेंचर्स, स्टॉक्स, जो आप उनको स्टॉक की तरह होल्ड करते हो, तो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर लाइव स्टॉक इन्वेंट्रीज को, अगर इन्वेंट्रीज में आपके लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, तो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और लास्ट में
सर्विस सेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कंसल्टेंसी सर्विस, आपकी पार्शियल सर्विस है तो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, अभी तक कुछ खास पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री एज एट बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पर इन्वेंट्री को, बैलेंस शीट डेट पर इन्वेंट्री को कैसे मेजर करेंगे? तो बैलेंस शीट डेट पर इन्वेंट्री को मेजर करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सो अभी कॉस्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है और एनआरवी के बारे में पढ़ना है, बट उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, इन द नेचर ऑफ इन्वेंट्री, इफ द नेचर ऑफ इन्वेंट्री इज एग्रीकल्चरल क्रॉप और मिनरल्स, देन दीज कैन बी मेजर्ड एट एनआरवी ओनली if the sale is assured, assured मतलब guaranteed, and there is no risk of failure to sale is there। अगर तुम्हारे पास इन्वेंट्री क्या है? एग्रीकल्चरल क्रॉप, ठीक है ना, मतलब एग्रीकल्चरल गुड्स की इन्वेंट्री है, मिनरल्स हैं, तो तुम अपनी इन्वेंट्री के ऊपर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर मत लगाओ, तुम डायरेक्टली उनको एनआरवी पे मेजर कर सकते हो। दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तुम्हारी सेल एश्योर्ड है, ठीक है ना, तुम्हारी सेल एश्योर्ड है कि मतलब सेल होके रहेगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने गारंटी करके रखा है हम खरीदेंगे तुमसे, गवर्नमेंट खरीदता है ना भाई किसानों से गुड्स, ऐसा। और दूसरा, तुम्हारी एग्रीकल्चरल गुड्स होने चाहिए, मतलब क्रॉप्स होने चाहिए या फिर मिनरल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम अपनी इन्वेंट्री को एनआरवी पे मेजर कर सकते हो, विच एवर इज लोअर पे मेजर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहां पर ये ध्यान रखा है। तो इस बात को याद रखोगे? बोलो जी, इस बात को याद रखोगे कि नहीं? चलो जल्दी बोलो। हाँ सर याद रखेंगे। ठीक है, मुझे रिप्लाई करो जल्दी, मुझे रिप्लाई करो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, पहले बात करेंगे अपन एनआरवी के बारे में। तो पहले बात करेंगे एनआरवी के बारे में। सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? मैं इन्वेंट्री को कितने में बेचूंगा, मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितने में बेचूंगा माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कितने में बेचने पर कितने खर्चे होंगे, इसको नेट करेंगे तो ये आ जाएगा एनआरवी। अब ये एनआरवी मुझे कब मिलेगी? एनआरवी कब की है? फ्यूचर में मैं कितने में बेचूंगा, ठीक है ना। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द एनआरवी? सबसे पहले तो ये बोला गया कि भाई आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो इसमें और बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि वैसे भी आप अकाउंट्स, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, पर आप 31 मार्च के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बाद में बनते हैं, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाद में बन रहे हैं, मान लो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो और उस टाइम पर आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को मेजर कर रहे हो, तो 31 मार्च हो चुका है, 31 मार्च हो चुका है, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो 31 मार्च के बाद और जिस दिन आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हो, इस बीच में आपने कुछ तो इन्वेंट्री बेची होगी ना, है ना, आपने कुछ तो इन्वेंट्री बेची होगी ना। तो जितने में आपने इन्वेंट्री बेची होगी, जितने में इन्वेंट्री आपने बेची होगी, वही आपकी एनआरवी होगी। दैट इज द बेस्ट एविडेंस, दैट इज द बेस्ट एविडेंस टू टेक दैट एनआरवी। तो क्या लिखा है? मोस्ट रिलायबल एविडेंस कैन बी द एक्चुअल सेल ट्रांजैक्शन ऑफ द इन्वेंट्री आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो एनआरवी कहां से निकाली जा सकती है? ये भी तुम्हारा पॉइंट एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी है। तो एनआरवी कहां से निकाली जा सकती है? बैलेंस शीट डेट के बाद तुम्हारी इन्वेंट्री कितने में सेल हुई, दैट कुड बी द बेस्ट एविडेंस, एक्चुअल सेल ट्रांजैक्शन कुड बी द बेस्ट एविडेंस टू टेक द एनआरवी, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लेना कि सर हम एनआरवी का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है? एक्चुअल सेल ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो बाद में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने से पहले, ठीक है। और अगर सर नहीं हुआ है तो फिर तो आप एस्टीमेट अलग तरीके से कर सकते हो। नॉर्मली आप कितने में बेचते हो, यही आपका प्राइस है, ठीक है। अब एनआरवी आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले हम बात करेंगे फिनिश गुड्स की। तो फिनिश गुड्स का एनआरवी आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वही एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया फिनिश गुड्स का एनआरवी। सर डब्ल्यूआईपी का एनआरवी कैसे फाइंड आउट करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए डब्ल्यूआईपी का एनआरवी। डब्ल्यूआईपी का एनआरवी कैसे फाइंड आउट करोगे? जो तुमने एनआरवी फिनिश गुड्स का फाइंड आउट किया है, जो तुमने एनआरवी फिनिश गुड्स का फाइंड आउट किया है, उसमें से अभी डब्ल्यूआईपी ना, मतलब अभी फिनिश गुड्स बना नहीं है, मतलब अभी और खर्चा होना बाकी है। तो एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स माइनस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स बनाने के लिए और कितना खर्चा आएगा,
तो मान लो अगर तुम्हारे गुड्स का एनआरवी है 500 रुपीज और फिनिश गुड्स बनाने के लिए अभी और भी 100 रुपए का खर्चा आएगा, तो अगर मैं 100 रुपए माइनस कर दूं तो मुझे एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी मिल जाएगा, मुझे डब्ल्यूआईपी का एनआरवी मिल जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तुम्हारे लिए। ठीक है, आई क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, सो एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स माइनस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स, टू मेक द फिनिश गुड्स, वो हो जाएगा एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रॉ मटेरियल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सर रॉ मटेरियल का क्या फंडा है? रॉ मटेरियल का फंडा ये है कि रॉ मटेरियल का एनआरवी निकलता ही नहीं है, रॉ मटेरियल का एनआरवी निकलता ही नहीं है। तो सर क्या करेंगे फिर? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करना है? नहीं, रॉ मटेरियल के केस में कुछ अलग तरीका है। फिनिश गुड्स के केस में क्या होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। डब्ल्यूआईपी में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, पर रॉ मटेरियल के केस में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर नहीं होता। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन मेजरमेंट डिपेंड करता है उसके फिनिश गुड्स पर। जिस रॉ मटेरियल से तू फिनिश गुड्स बना रहा है, जिस रॉ मटेरियल से तू फिनिश गुड्स बना रहा है, तेरे को यह चेक करना है कि तू उस फिनिश गुड्स को कैसे मेजर कर रहा है। अगर तू फिनिश गुड्स को मेजर कर रहा है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो दो केसेस हो सकते हैं, केस 1, केस 2। कॉस्ट इज लोअर, क्या लोअर है? कॉस्ट इज लोअर। तो ऐसे केस में रॉ मटेरियल को भी तू मेजर करेगा कॉस्ट, रॉ मटेरियल को भी तू मेजर करेगा कॉस्ट पे, क्योंकि तू फिनिश गुड्स को कॉस्ट पे मेजर कर रहा है, बिकॉज कॉस्ट इज लोअर। तो फिनिश गुड्स किस पे मेजर हो रहा है? कॉस्ट पे, तो रॉ मटेरियल भी मेजर होगा कॉस्ट पे। दूसरा केस, एनआरवी इज लोअर, एनआरवी इज लोअर में तू फिनिश गुड्स को किस पे मेजर कर रहा है? एनआरवी पे। तो फिनिश गुड्स को किस पे मेजर कर रहा है? एनआरवी पे। तो तेरे को रॉ मटेरियल को भी मेजर करना पड़ेगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। ये तेरे को क्वेश्चन में दिया रहेगा, रॉ मटेरियल को तेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। तो अगर तू फिनिश गुड्स को कॉस्ट पे मेजर कर रहा है तो रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे मेजर कर। अगर तू फिनिश गुड्स को एनआरवी पे मेजर कर रहा है तो रॉ मटेरियल को तू रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करेगा, बशर्ते रिप्लेसमेंट कॉस्ट तेरे ओरिजिनल कॉस्ट से कम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। कुछ आया समझ में कि नहीं? ठीक है, बोल बेटा। बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो ये एनआरवी का फंडा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूआईपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रॉ मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट पे मेजर हो रहा है तो मुझे रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे मेजर करना है। फिनिश गुड्स अगर एनआरवी पे मेजर हो रहा है तो मुझे रॉ मटेरियल को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब मेरे फिनिश गुड्स का जो एनआरवी है वो कम है, मतलब मुझे फर्दर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं, मुझे रॉ मटेरियल को जाके रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करूंगा या ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर? चलो, तो ये था तुम्हारा एनआरवी। एनआरवी पे ना इतनी ही बातें हैं। अब ना कॉस्ट वाली बातें भी इंपॉर्टेंट हैं। कॉस्ट में ना वो, अच्छा पता है जो क्वेश्चन टफ लगता है ना हमें AS2 का, वो ना कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ लगता है एक्चुअली। ना यहां से लेकर ना तुम्हारे कॉस्टिंग के फंडे शुरू हो जाएंगे, यहां से लेकर तुम्हारे कॉस्टिंग के फंडे शुरू हो जाएंगे। तो जो बच्चे स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग अभी नहीं पढ़े हैं, वो सिर्फ सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हैं, जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग का ज्यादा पता नहीं है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो बच्चे तो जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो ट्राई करें बड़े बड़े, और वो जितने भी क्वेश्चन करें हर क्वेश्चन से उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। वो लोग अपनी समरी बनाते जाएं, वो अपनी समरी नोट करते जाएं, उनको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या आता है, मैं सबसे पहले बच्चों को ये बोलता हूं कि देखो इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या आता है। कॉस्ट इज इक्वल टू पीसी सीसी ओसी। कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, पीसी सीसी ओसी। पीसी मतलब परचेज कॉस्ट, सीसी मतलब कन्वर्जन कॉस्ट, ओसी मतलब अदर कॉस्ट। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पीसी मतलब परचेज कॉस्ट,
जो भी आप गुड्स परचेस कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड परचेस कर रहे हो, इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, माइनस डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। कैश डिस्काउंट हम परचेज के बेसिस पे नहीं मिलता, कैश डिस्काउंट हमें परचेज के बेसिस पर नहीं मिलता है, ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई रिबेट मिला है तो माइनस होगा, फ्रेट इनवर्ड वगैरह है तो ऐड हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के जो भी ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं वो ऐड हो जाएंगे, अगर रिफंडेबल है तो वो ऐड नहीं हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये आ सकता है ब्रोकरेज टू इंडेंटिंग एजेंट, ये भी ऐड होता है, ये भी आपकी परचेज कॉस्ट में ऐड होगा। इंडेंटिंग एजेंट मतलब जब तुम खरीद रहे हो तो एक ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हो गुड्स, तो ये हो गया पीसी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पीसी, परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट में ज्यादा टेंशन नहीं है, टेंशन पता है किसमें, टेंशन साला इसमें है, कन्वर्जन कॉस्ट में। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड। देखो यहां पर ना तुम थोड़ा सा ध्यान दो, देखो हम सब थोड़ा सा ना इसको समझे कि कैसे होता है। सबसे पहले इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की अगर तुम्हें कॉस्ट मेजर करनी है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट मेजर करनी है तो क्या आएगी, उसमें आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। इसमें क्या करोगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, समझे क्या, पर ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो पहली बात तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट मेजर करनी है तो तुम्हें आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर आएगा लेबर, फिर आएगा ओवरहेड्स। अब साला ओवरहेड के साथ प्रॉब्लम है, ओवरहेड दो होते हैं, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है ना। एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, एक होता है फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड का क्या रहता है, वेरिएबल ओवरहेड का आपको जो भी दिया हुआ है एक्चुअल, वेरिएबल ओवरहेड को कैसे कैसे मैनेज करोगे, वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल जितना भी हुआ वो पूरा ऐड कर दिया जाएगा, एक्चुअल जितना भी हुआ वो ऐड कर दिया जाएगा। या फिर इसको कैसे मैनेज करोगे, आ जाओ इसका मैं फॉर्मूला बताता हूं, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब कभी कभार यूनिट वाइज नहीं होता, नंबर ऑफ आवर्स वाइज होता है, और एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स। तो इससे आपको वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट या पर आर लग जाएगा, ठीक है ना। और वो आपको बोलेगा कि आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 800 यूनिट की है, वो 800 यूनिट की है। तो आपका एक्चुअल कॉस्ट था फॉर एग्जांपल 5 लाख, ठीक है ना, और आपका एक्चुअल प्रोडक्शन था, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस थे फॉर एग्जांपल 60,000। तो आप क्या करोगे, 5 लाख डिवाइड बाय 60,000, ये आ गया 8.33, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 8.33 पर यूनिट, ऐसा आ गया। दूसरा वो क्या बोल सकता है, दूसरा वो क्या बोल सकता है कि एक्चुअल कॉस्ट आपका वेरिएबल ओवरहेड का 5 लाख है और टोटल घंटे कितने लगे, टोटल घंटे कितने लगे, साल भर में आपने ओवरऑल कितने घंटे यूज किए, एक्चुअल घंटे। तो एक्चुअल घंटे वो बोलेगा फॉर एग्जांपल 180 आवर्स। तो आपका ये आ गया 5 लाख डिवाइड बाय 180 आवर्स, तो ये आ गया 2.77 पर आवर, पर आवर। अब वो आपको बोलेगा कि एक यूनिट को बनाने में कितना पैसा लगता है, कितना घंटा लगता है, एक यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगता है। तो मैं बोलूंगा यार एक यूनिट को बनाने में 8, भाई एक यूनिट को बनाने में ना 2 घंटे लगते हैं, एक तो नंबर ऑफ आवर्स 2 आवर्स मल्टीप्लाई हर एक घंटे का कितना चार्ज है 2.77 मल्टीप्लाई बाय 2.77, 800 इंटू 200 इंटू 2.77, मतलब ये आपकी इन्वेंट्री हो गई 4432। आप अपनी इन्वेंट्री में वेरिएबल ओवरहेड्स को ऐड करोगे, मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं। तो वेरिएबल ओवरहेड्स का कैसे, अब ये चीज साला AS2 में जब तुम AS2 को पढ़ोगे ना, इतना डिटेल में तुम्हें वहां तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर ऐसा तुम्हें क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा। जल्दी मुझे बताओ, अरे जल्दी बताओ, समझा कि नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स को हमने कैसे लिया, वेरिएबल ओवरहेड्स या तो पर यूनिट हो सकते हैं या तो पर आर हो सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, हमेशा एक्चुअल कॉस्ट लेने का, एक्चुअल कॉस्ट लेने का डिवाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, या फिर अगर नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से नहीं बोल रहा है, नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बोल रहा है, तो नंबर ऑफ आवर्स एक्चुअल कितने लगे, तो आपका पर आवर का आ गया। अब हर एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, मल्टीप्लाई बाय
पर आवर का रेट। तो इस तरीके से तुम 4432 तुम क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करोगे वेरिएबल ओवरहेड का प्राइस। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं फिनिश गुड्स पे, सॉरी फिक्स्ड ओवरहेड्स पे। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स में जनरल रूल क्या है? जनरल रूल सुनना पहले तुम जनरल रूल सुनो। जनरल रूल ये है कि जो भी तुम्हारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं डिवाइडेड बाय, जैसे वेरिएबल के अंदर मैं एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, डिवाइड लिख रहा था, या एक्चुअल आवर्स लिख रहा था, मैं डिवाइड बाय, यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड के केस में मैं डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी लिखूंगा। नॉर्मल कैपेसिटी, सर ये नॉर्मल कैपेसिटी क्या हो सकती है? नॉर्मल कैपेसिटी नंबर ऑफ आवर्स में भी हो सकती है, नंबर ऑफ यूनिट्स में भी हो सकती है, कि नॉर्मली मैं साल भर में कितने यूनिट्स बना लेता हूं, या नॉर्मली मैं साल भर में कितने घंटे काम कर लेता हूं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे फिक्स्ड ओवरहेड से 15 लाख, मेरे फिक्स ओवरहेड से 15 लाख, मैं नॉर्मली साल भर में 75,000 यूनिट्स 75,000 यूनिट्स बना लेता हूं, 75,000 यूनिट्स बना लेता हूं। तो मेरा फिक्स ओवरहेड कितना आ गया? 15 लाख डिवाइड बाय 75,000 यूनिट्स, ये आ गया 20 रुपए पर यूनिट। ये मेरा पर यूनिट वाइज भी आ सकता है। दूसरा 15 लाख, मुझे एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? मुझे एक यूनिट बनाने में 0.5 आवर्स लगते हैं, 0.5 आवर्स लगते हैं। तो मुझे बताओ मेरा नॉर्मल कैपेसिटी कितना है? 7500 यूनिट्स का, 75,000 यूनिट्स का, और 75,000 यूनिट्स को बनाने में कितना घंटा लगेगा? 75,000 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे लगेगा इतना घंटा। 75 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 37,500, 15 लाख डिवाइड बाय 37,500, ये आ गया 40 रुपीज पर आवर। अब मैंने पर आवर भी निकाल लिया, मैंने पर यूनिट भी निकाल लिया। ये डिपेंड करता है कि मुझे क्वेश्चन किस तरीके से बताया गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें पर आवर ज्यादा काम नहीं आएगा, तुम्हें पर यूनिट काम आएगा। इसको समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये होता है फिक्स्ड ओवरहेड का रेट। अब वो क्या बोलेगा एंड में? वो बोलेगा कि तुम्हारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री रखी है 800 यूनिट की, 800 यूनिट की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में 800 यूनिट में क्या क्या आएगा? 800 यूनिट में तुम्हें रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा। 800 यूनिट में तुम्हारा रॉ मटेरियल का खर्चा कितना आया? रॉ मटेरियल का कॉस्ट आया, मान लो रॉ मटेरियल का कॉस्ट आया 60 रुपीज, ठीक है ना। फिर वो तुम्हारा डायरेक्ट लेबर का खर्चा बोलेगा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा बोलेगा मान लो 45 रुपीज। फिर वो वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा बोलेगा, तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमने यहां से जैसे निकाल लिया कि भाई वेरिएबल ओवरहेड्स हमने यहां से निकाल लिया कि भाई 2.77 पर आवर मल्टीप्लाई बाय 2 घंटे, 2.77 मल्टीप्लाई बाय 2 घंटे, 5.54 मान लो 5.5 तुम्हें एक यूनिट बनाने में लगता है, एक यूनिट बनाने में लगता है। फिर तुम्हारा फिक्स्ड ओवरहेड मान लो हमने बोला कि भाई हमें 20 रुपए लगते हैं, तो 20 रुपए लगते हैं। तो इस तरीके से तुम करोगे 60, 45, 5.5 और 20, ये हो गया 130.5 पर यूनिट। फिर तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे 800 मल्टीप्लाई बाय 130.5, तो ये हो गया 104400। ये तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है। फिर वो तुम्हें बोलेगा कि भैया एनआरवी जो है ना, एनआरवी भैया 125 रुपए है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ऐसे। तो पॉइंट ये है कि अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया, वहां वो तुम्हें बोलेगा कि तुम्हारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी रखी हुई है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बताओ, तो रॉ मटेरियल का तो तुम परचेज कॉस्ट ले लेना, रॉ मटेरियल का क्या ले लोगे? परचेज कॉस्ट ले लेना। डायरेक्ट लेबर का दिया होगा तुम्हें, मेजरली वो तुम्हें टेस्ट करेगा वेरिएबल ओवरहेड्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल बेसिस पे निकलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस, या एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स टेकन उस पीरियड में। अब वो एक महीने की बात कर रहा है, एक साल की बात कर रहा है। जबकि फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड कितने हैं डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं उस पीरियड में, ठीक है। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां पर एक एक्सेप्शनल रूल क्या है? एक्सेप्शनल रूल ये है कि फिक्स्ड ओवरहेड का जो रेट होगा वो फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगा, एक्चुअल कैपेसिटी आएगा। ये कब आएगा? मैंने बोला यहां पर नॉर्मल कैपेसिटी आता है, रेट निकालने के लिए नॉर्मल कैपेसिटी आता है, पर मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगा अगर इफ
एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी। तुम साल भर में 75,000 यूनिट्स बना सकते हो, पर इस बार तुमने 80,000 यूनिट्स बना लिए, नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया है, तो ऐसे केस में तुम्हारा रेट बदल जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है ना? बोलो बेटा, आया समझ में कि नहीं? तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट यही होने वाला है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट यही होने वाला है AS2 का। बोलो कितने बच्चों को समझ में आया? AS2 को जितना हो सके कॉस्ट अकाउंटिंग के सेंस में पढ़ोगे ना, क्लियर होगा। बोलो बच्चों। देखो मैं चाहूं तो मैं तुम्हें ना ऊपर 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 से रिवाइज करवा के ना खुश कर सकता हूं। ये सब चीजें ना, मेहनत वाली चीजों ना, मैं हो सकता है मैं स्किप कर दूं। मेहनत वाली चीजें जो है ना, ये हो सकता है मैं स्किप करके मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से पढ़ा के खुश कर सकता हूं। तुम बोलोगे अरे मजा आ गया, मजा आ गया, हाँ बहुत शानदार, जय सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। पर जो मुद्दे वाली चीज है, जो काम आएगी एग्जाम में वो ये आ सकती है। इसमें लगता है टाइम, इसमें लगता है टाइम। ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है, मैं भी तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हाँ तुम्हें एक बार में स्पेशली समझ में आ गया, क्योंकि भाई डिपेंड करता है कि तुम्हारे कॉस्टिंग के फंडे तुम्हारे कितने स्ट्रांग है या क्या है। ठीक है? तो क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि कन्वर्जन कॉस्ट में आपका डायरेक्ट लेबर लगता है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स लगता है। ठीक है? तो बस इसमें ये याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें बता देता हूं कि सपोज तुम्हारा यहां पर 20 रुपीज पर यूनिट आया, तुमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया 70,000 का, तो फिक्स ओवरहेड तुम कितना अलोकेट करोगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 70,000, 70,000 इंटू 20 कितना? 14 लैक्स। जबकि तुम्हारा फिक्स ओवरहेड हो कितना रहा है? 15 लाख। तो अलोकेट कितना किया? 14 लाख। 14 लाख अलोकेट किया, मतलब 14 लाख को तुमने इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर दिया, मतलब कैपिटलाइज कर लिया। बचा 15, और 15 में से 14 गए तो कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख को तुम चार्ज करोगे, 1 लाख को तुम चार्ज करोगे P&L में। तो अगर जितना प्रोडक्शन तुमने सोचा था उतना नहीं हुआ, अगर लोअर हुआ, तो बाकी के फिक्स्ड ओवरहेड को तुम P&L में लेके जाओगे। यहां पर ये वही लिखा है, इफ प्रोडक्शन लेवल्स आर एबनॉर्मली लो, अनअलोकेटेड ओवरहेड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। आप बाकी को एक्सपेंस में ले जाओगे, आप बाकी को एक्सपेंस में ले जाओगे। और अगर प्रोडक्शन लेवल एबनॉर्मली हाई है तो फिर तो बात ही अलग हो गई। ये मैंने आपको यहां पर बता दिया कि अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी नॉर्मल कैपेसिटी से हाई है तो फिर तो आप रेट ही बदल दोगे। आपका फिक्स ओवरहेड जैसे 15 लाख डिवाइड बाय 80,000, आपका रेट बदल जाएगा, तो फिर आपको कुछ P&L वगैरह में डालने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है? तो ये वही बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड अलोकेटेड टू ईच यूनिट इज डिक्रीज्ड सो दैट इन्वेंट्री शुड नॉट बी मेजर्ड एट अबव कॉस्ट। देखो यहां पर मेरा रेट कितना निकल रहा था? 75,000 के हिसाब से। अगर मैं बोलूं कि मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा? 15 लाख। मान लो मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000 है, तो 15 लाख डिवाइड बाय 90,000। अब देखो रेट क्या हो गया? 16.67। मतलब मेरा 20 रुपीज से रेट घटकर 16.67 आ गया। मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं, मैं 16.67 के हिसाब से इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करूंगा। गाइस इसको इस तरीके से बोलते हैं। आई कैन इमेजिन थोड़ा सा ना तकलीफ जा रही होती है। ये वाला AS जो सोचा था, जो उम्मीदें थी, AS2 क्या होता है? AS2 हट है ना? पर यहां जो मैं बातें कर रहा हूं, तो हो सकता है शायद बहुत सारे बच्चों ने इन बातों को बहुत कम बार देखा हो, पढ़ा हो, तो थोड़ा सा यहां पर उनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PC हो गया, CC हो गया, OC। PC CC OC, PC CC OC। OC मतलब क्या? OC में बस आपको ये याद रखना है, OC मतलब अदर कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन का मतलब क्या होता है भाइयों बहनों? प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन का मतलब क्या होता है?
प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट लोकेशन मतलब तुम ये समझो कि जिस वेयरहाउस से तुम फाइनली अपनी इन्वेंट्री को सेल करते हो, उस वेयरहाउस तक लाने के खर्चे, जिस कंडीशन से तुम अपनी इन्वेंट्री को बेचते हो, कंडीशन मतलब पैकेजिंग वैकेजिंग करने के बाद, पैकेजिंग करने के बाद जिस कंडीशन से, मतलब तुम अपनी इन्वेंट्री को प्राइमरी पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग करने के बाद बेचते हो, तो जितनी भी पैकिंग हो गई वो सब पैकिंग वैकिंग करने के बाद का खर्चा। तो प्रेजेंट लोकेशन मतलब उस लोकेशन तक का खर्चा जिस लोकेशन से तुम फाइनली अपनी इन्वेंट्री को सेल करते हो, रेडी टू सेल होती है। और दूसरा, जिस कंडीशन से तुम्हारी इन्वेंट्री रेडी टू सेल होती है, तुम्हारी इन्वेंट्री को पैकिंग करना होता है, तो पैकेजिंग का खर्चा भी तुम्हारी इन्वेंट्री का अदर कॉस्ट हो गया। आया समझ में कि नहीं? इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा? एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं आएगा, ठीक है ना, एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं आएगा, मटेरियल एबनॉर्मल मटेरियल लेबर स्टोरेज कॉस्ट, वेयर हाउस का स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगा। पर अगर रॉ मटेरियल का स्टोरेज कॉस्ट है, ये याद रखना, ये लिख लेना। स्टोरेज कॉस्ट क्या क्या बोला मैंने? स्टोरेज कॉस्ट में मैंने बोला स्टोरेज अगर आपका फिनिश गुड्स का स्टोरेज है तो P&L में स्टोरेज कॉस्ट फॉर फिनिश गुड्स, स्टोरेज कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल है तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आएगा, ठीक है ना? क्लियर, समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये भी सब नहीं आएंगे। तो कुल मिला के इन्वेंट्री की कॉस्ट में ये तीन चीजें आती हैं। इसमें आपको कुछ डाउट पूछना है? बताइए, इसमें आपको कोई डाउट पूछना है? चलिए सर, और क्या क्या चीजें आती हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में? आ जाओ और बात करते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में और क्या क्या चीजें आती हैं। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में वेदर द कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट शुड बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्या बोरोइंग कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में आता है? हाँ, AS16 लगेगा। क्या लगेगा? AS16। तो AS16 क्या बोलता? AS16 बोलता कि अगर आपने अमाउंट बोरो किया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन्वेंट्री और वो इन्वेंट्री आपकी क्वालिफाइंग असेट है, अगर इन्वेंट्री आपकी क्वालिफाइंग असेट है तो उसका इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करोगे। इन्वेंट्री अगर आपकी क्वालिफाइंग असेट है तो आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करोगे। आई मेरी बात समझ में? हाँ, आई मेरी बात समझ में? ठीक है। दूसरा, और क्या बोलता? और ये बोलता कि, और क्या बोलता, अब सुनिएगा ध्यान से। मैं अगर इन्वेंट्री को परचेज कर रहा हूं, परचेज ऑफ इन्वेंट्री एट agreed price of 5 lakh to be payable after 1 year, एक साल बाद पे करूंगा, आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद पे करूंगा। इन्वेंट्री आज खरीद ली, ठीक है ना, पर पेमेंट एक साल बाद करूंगा। कितना? 5 लाख। तो क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में 5 लाख आएगा? द आंसर इज नो। AS2 बोलता है कि तेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट में 5 लाख नहीं आना चाहिए, तेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट में एक फाइनेंस कॉस्ट जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में तू अगर आज ही पेमेंट करता, एक साल का क्रेडिट नहीं लेता, तो क्या तू आज भी सिर्फ 5 लाख की पेमेंट करता? अगर हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर फाइनेंस कॉस्ट 0 है, तो फिर ऐसे केस में तेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट में 5 लाख आएगा। बट नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता। क्या नॉर्मली ऐसा होता है क्या कि अपन इन्वेंट्री आज खरीद रहे हैं पर पेमेंट करेंगे 1 लाख एक साल बाद, तो क्या हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है क्या? हाँ, सामने वाला हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा लॉजिकली। तो सामने वाले ने जो भी मुझे प्राइस दिया है 5 लाख रुपीस का, डेफिनेटली वो उसमें मुझसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा रहा होगा, इंटरेस्ट का एलिमेंट। तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा एट प्रेजेंट वैल्यू पे, मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, जिसको बोलते हैं कैश प्राइस इक्विवेलेंट। क्या बोलूंगा मैं इसको? कैश प्राइस इक्विवेलेंट। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर तू इन्वेंट्री को खरीद रहा है जिसका पेमेंट तू बाद में करेगा, मतलब लॉन्ग क्रेडिट पीरियड है, तो ऐसे केस में तुझे कॉस्ट विल बी
कॉस्ट विल बी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कैश प्राइस इक्विवेलेंट। तो अगर मान लो मैं 10% का डिस्काउंटिंग रेट मानूं तो 5 लाख डिवाइड बाय 1.1, मतलब तेरा कॉस्ट होगा 4,54,545। बाकी का सर अमाउंट बीच का क्या का इंटरेस्ट, 1 साल बाद वो इंटरेस्ट के फॉर्म में बुक होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, वो आपके P&L में जाएगा। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, AS10 के अंदर भी ये पॉइंट कवर होता है। अगर इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो इनको PP मानो, अगर 1 साल के अंदर अंदर है तो इनको परचेज मानते हुए बैलेंस शीट डेट पर चेक करो कि अगर ये अनकंज्यूम्ड है तो इनको इन्वेंट्री मान लो। कोई ज्यादा बड़ा खास पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब ये एक्चुअली ज्यादा फोकस एरिया नहीं है, मैं सच बताऊं। ठीक है ना, ये फोकस एरिया नहीं है, जबकि मैक्सिमम बच्चे इस पे फोकस करते हैं, फीफो, वेटेड एवरेज वगैरह वगैरह। ज्यादा फोकस एरिया नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्या है बेसिकली, कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 अलग अलग अप्रोचेस है। सबसे पहले और इन्वेंट्री आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी है, ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है कि इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है। नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल मतलब कस्टमाइज्ड गुड्स है, आप कस्टमाइज्ड गुड्स में डील करते हो, तो ऐसे केस में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, मतलब जो भी आपके पास, आपने जो इन्वेंट्री आपके पास रखी हुई है ईयर एंड पे, आप वो देख लो कि उस इन्वेंट्री के लिए आपने कौन कौन से खर्चे किए थे। आप कोई फीफो लिफो नहीं लगा सकते हो। ठीक है, बट अगर आपकी इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है, कैलकुलेटर है, ठीक है ना, मोबाइल है, तो ऐसे केस में ये इन्वेंट्री आपकी बार बार रिपीटेड बेसिस पे बनती है। ठीक है ना, रिपीटेड बेसिस पे जो बनती है, तो ऐसे केस में आपके पास 2 ऑप्शन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में फीफो, वेटेड एवरेज, लिफो अलाउड नहीं है। नॉन हिस्टोरिकल के केस में रिटेल इन्वेंट्री मेथड और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड तो ये बोलता है कि भाई रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लो, लेबर का स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट निकाल लो, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लो, ये हो गई आपकी कॉस्ट। ठीक है, रिटेल प्राइस मेथड क्या बोलता है, रिटेल प्राइस मेथड बोलता है कि भाई आपका जो सेल वैल्यू है, मतलब आपका जो सेल प्राइस है, उसमें से एस्टिमेटेड जीपी रेशियो माइनस कर दो। एस्टिमेटेड जीपी रेशियो माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स। रिटेल प्राइस मेथड वो मिलता है। अब रिटेल प्राइस मेथड कब लगेगा, जब आप रिटेल सेक्टर में हो, आप सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज में, सिमिलर गुड्स में डील करते हो, आप वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हो विद सिमिलर मार्जिन। वैरायटी ऑफ गुड्स सिमिलर मार्जिन, क्या याद रखोगे, वैरायटी ऑफ गुड्स विथ सिमिलर मार्जिन, वैरायटी ऑफ गुड्स विथ सिमिलर मार्जिन। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड कब लगाओगे, जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो और आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाओगे। ठीक है, ये सब चीजें काम की नहीं है तुम्हारे, छोड़ दो। और क्या, हाँ, इन्वेंट्री तुम्हारे पास है, गुजरात फैक्ट्री में भी है और महाराष्ट्र फैक्ट्री में है। ठीक है ना, इन्वेंट्री अलग अलग लोकेशन पे है, तो अलग अलग लोकेशन में होने की वजह से मैं क्या अलग अलग फॉर्मूला लगा सकता हूं। एक लोकेशन पे फीफो लगा लूं, दूसरी लोकेशन पे वेटेड एवरेज लगा लूं, ऐसा हो सकता है। एक लोकेशन पे मैं फीफो लगा लूं, दूसरी लोकेशन पे मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड लगा लूं, ऐसा हो सकता है। द आंसर इज नो। अगर नेचर ऑफ इन्वेंट्री सेम है, नेचर ऑफ इन्वेंट्री सेम है, फिर लोकेशन अलग अलग हो, तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पर डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला लगा सकते हो। मान लीजिए मैं कैलकुलेटर में भी डील करता हूं, मान लीजिए मैं रिमोट कंट्रोल में भी डील करता हूं, तो मैं रिमोट कंट्रोल के ऊपर वेटेड एवरेज लगा रहा हूं, कैलकुलेटर के ऊपर मैं फीफो लगा रहा हूं, चलता, कोई दिक्कत नहीं। पर कैलकुलेटर में ही डील करता हूं और कैलकुलेटर अलग अलग जगह पर रखा हुआ है, एक मेरा किसी और लोकेशन में, दूसरा मेरा किसी और लोकेशन में, दोनों की इन्वेंट्री के लिए मैं एक ही सिंगल फॉर्मूला लगाऊंगा, या तो फीफो, या तो वेटेड एवरेज, या तो रिटेल, या तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कुछ आया समझ में? ठीक है। श्री कृष्ण बोल रहा है इंडिया एस टू रिवाइज हो गया। यस, इंडिया एस टू और एस टू लगभग लगभग सेम है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था तुम्हारा यहां पर फीफो लिफो एंड ऑल, फीफो वेटेड एवरेज एंड ऑल। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, मई 24 के अटेम्प्ट में ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, और वो क्वेश्चन अपने इस किताब में है। मैं दिखा देता हूं आपको वो क्वेश्चन कौन सा था। वो क्वेश्चन अपने इस किताब में, ये वाला CA फाइनल वाला क्वेश्चन आया था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फिगर्स बदले हुए थे, बाकी पूरा क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम आया था क्वेश्चन। ठीक है ना, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को मैं इस बार इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं रख रहा हूं, बिकॉज बिल्कुल अब अगले 1-2 अटेम्प्ट में मुझे तो नहीं लग रहा
कि एज सच इस पे कुछ होगा, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं रख रहा हूं। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होगा, बट अब इस बार के लिए मुझे ये कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। कैटेगरी क्या है बेटा? ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। पहले तो समझे होते क्या है। एक ही प्रोसेस से, एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जब आपके दो या दो से ज्यादा गुड्स निकले, आपने रॉ मटेरियल डाला, आपने लेबर डाला, आपने रॉ मटेरियल डाला, लेबर डाला, और क्या डाला? रॉ मटेरियल डाला, लेबर डाला, और क्या बोलते हैं, और आपने ओवरहेड्स के खर्चे डाले। इससे जो आपके गुड्स बने, तो आपके दो अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स बन गए, ठीक है ना? तो ये हो गए ज्वाइंट प्रोडक्ट। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक मेन प्रोडक्ट निकला और दूसरा निकला एक बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती। बाय प्रोडक्ट मतलब समटाइम्स इट इज इममटेरियल, ठीक है? तो ऐसा होता है, ये होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम का है? प्रॉब्लम यहां है कि जो खर्चा आपने कॉमनली किया है, जो खर्चा आपने कॉमन किया है, कॉमन कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट से आपका बना ए और बी, ये भी ज्वाइंट प्रोडक्ट, ये भी ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो जो कॉमन खर्चा आपने किया है 6 लाख रुपए, इसको ए और बी में बांटेंगे कैसे? नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं, इनकी सेल वैल्यू के प्रपोर्शन में, इनकी सेल वैल्यू के प्रपोर्शन में। मान लो आपने ए प्रोड्यूस किया है 1500 यूनिट्स और उसको आप बेचते हो 400 रुपए के हिसाब से, और बी को आपने प्रोड्यूस किया है, एक सेकेंड, और बी आपने प्रोड्यूस किया है 2500 यूनिट्स और उसको आप बेचते हो 300 रुपए के हिसाब से। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसकी सेल वैल्यू क्या है? 6 लाख। इसकी सेल वैल्यू क्या है? 7.5 लाख। तो आप क्या करोगे? 6 लाख को बांटोगे। 6 लाख को कैसे बांटोगे? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 और 7.5, 13.5। तो आप बांटोगे 6 लाख इंटू 6 डिवाइड बाय 13.5, ये हो जाएगा खर्चा 26667। ए का कॉस्ट हो गया 2667 डिवाइड बाय 1500 यूनिट्स, तो ए का कॉस्ट पर यूनिट हो गया 77.78। 77.78 ए का कॉस्ट पर यूनिट हो गया, ठीक है ना? तो बेसिकली जिस टाइम पर आप उसको स्प्लिट कर रहे हो, लाइट बंद हो गई है बेटा, ओ बेटा लाइट बंद हो गई है, देखते हैं मेरे पास बैकअप वगैरह कितना होता है। सो जिस टाइम पर आप उसको स्प्लिट कर रहे हो, स्प्लिट के टाइम पर उनकी कितनी सेल वैल्यू है, या फिर अगर इनको फर्दर प्रोसेस करना है तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद इनकी कितनी सेल वैल्यू है, उसके प्रोपोर्शन में आप बांटते हो, ठीक है? एक मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, अभी लाइट नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा बैकअप तो है बट कुछ भरोसा नहीं है बैकअप का, तो लेट्स सी क्या हो सकता है। तो ये हो गया आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉमन कॉस्ट को बांटने का तरीका। अब मान लो मैं आपको एक और फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं। कॉमन कॉस्ट हुआ 6 लाख रुपए का, इससे आपके 3 प्रोडक्ट निकले, ए बी सी। ए जो है ये मेन प्रोडक्ट है, बी जो है ये मेन प्रोडक्ट है, पर सी जो है ये बाय प्रोडक्ट है। तो अगर आपका बाय प्रोडक्ट ये इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, बाय प्रोडक्ट आपका मटेरियल है, इममटेरियल है। मान लो ये भी आपका बाय प्रोडक्ट निकला, पर ये आपका मटेरियल है, ये मटेरियल है। अगर ये मटेरियल है तो आप इसको मेन प्रोडक्ट की तरह ही डील करोगे, और ये जो है ये इममटेरियल है, ये इममटेरियल है, तो क्या करोगे? AS2 कहता है कि अगर बाय प्रोडक्ट आपका इममटेरियल है तो उसकी NRV मेजर करो, उसको NRV पे मेजर करो। NRV कितना प्रोडक्ट निकला? मान लो आपका ये 1000 यूनिट्स निकला, इसका NRV कितना है? मान लो इसका NRV है 10 रुपए, तो कितना होगा? 1000 इंटू 10, 10,000। क्या करोगे? टोटल कॉस्ट में से आप 10,000 बाय प्रोडक्ट की NRV माइनस कर दोगे, बचा कितना? 590। अब 590 को आप दोनों मेन प्रोडक्ट में अलोकेट करोगे सेल के प्रोपोर्शन में, जो भी हमने डिस्कस किया। ऐसा होता है। तो बाय प्रोडक्ट अगर मटेरियल है तो उसको मेन प्रोडक्ट मान लो, इममटेरियल है तो उसकी NRV को टोटल कॉमन कॉस्ट से माइनस करके बाकी का कॉस्ट आप प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में अलोकेट कर लो। ये वही क्वेश्चन था जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो अभी मई 24 में आया था ना, ये वही वैसा ही क्वेश्चन है ये। सो गाइस ऐसा था।
ठीक है, तो ये था आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में आपको ध्यान रखना है कि परचेज कॉस्ट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता है। दैट्स ऑल। ये हो गया आपका AS2। मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? इट टुक 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेट टू कवर अप द रिवीजन फॉर AS2। आई होप आपको AS2 का रिवीजन थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट वी हैव द क्वेश्चंस। we have the questions now we have the questions। so questions के केस में what we will do, हाँ, क्वेश्चन के केस में what we will do, हमारे पास क्वेश्चन है 102 से लेकर हमारे पास 5 एक क्वेश्चंस हैं। हम सारे क्वेश्चंस को निपटाएंगे। 106 हमारे पास 5 क्वेश्चंस है, पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप AS2 में ज्यादा मेहनत करिएगा, ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वील मेक अ प्रैक्टिस राइट नाउ। ठीक है, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। व्हाट शॉर्ट ब्रेक? एक 5 मिनट का मुझे ब्रेक दो, 5 मिनट्स का ब्रेक आप मुझे दो। ठीक है ना, क्योंकि लाइट नहीं है, बैकअप नहीं है, तो आई हैव टू चेक व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन या क्या कैसा है। सो आई एम जस्ट अ 5 मिनट ब्रेक आई वांट, एंड देन वील रिज्यूम इट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ 5 क्वेश्चंस। AS2 आज हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए, है ना।
ऑलराइट गाइस, देखो हमारे पास बैकअप तो नहीं है ज्यादा देर के लिए, पर मुझे लगता है कि हम निपटा लेंगे, जल्दी से जल्दी निपटा लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आइए, हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। आ जाइए, तो एक एक क्वेश्चन निपटाएंगे, ठीक है, चलेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अमाउंटिंग टू ₹284,700। तो हमें क्या दिया हुआ है गिवन इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 102। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दिया हुआ है 284,700, 284,700 ये गिवन है। फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन टोटल। कॉस्ट के अंदर क्या क्या आइटम शामिल है। पहला 400 कोट, 400 कोट शामिल है, जिनकी कॉस्ट क्या है, जिनकी कॉस्ट क्या है ₹80। नॉर्मली कितने में सेल होता है 150, ठीक है ना, नॉर्मली सेल होता है, मतलब एनआरवी ज्यादा ही है, बट इनके अंदर आ गया डिफेक्ट। जब डिफेक्ट आ गया तो सेल वैल्यू तो गिरेगी। दे वर ऑल सोल्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एट 50% ऑफ देयर नॉर्मल प्राइस। क्योंकि डिफेक्ट आ गया तो डिफेक्ट के कारण उनको बेचा गया 50% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस बैलेंस शीट डेट के बाद। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एनआरवी फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट एविडेंस होता है एक्चुअल सेल ट्रांजैक्शन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो देखो यहां पर जो एक्चुअल सेल ट्रांजैक्शन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है वो है ₹75, और बेचने के लिए कितना खर्चा आया 5%, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो पहले केस में 400 कोट के केस में, कोट्स के केस में कॉस्ट पर यूनिट है 80, जबकि एनआरवी आफ्टर डिफेक्ट एनआरवी हो गई 75 माइनस 5%, 71.25। तो लोअर इज एनआरवी, हेंस कोट्स, 400 कोट्स should be measured at 71.25 पर कोट। कितना 28,500, ठीक है ना, 28,500 में मेजर होना चाहिए। जबकि कॉस्ट के अंदर क्या शामिल होगा, कॉस्ट के अंदर ₹80 शामिल होगा, ठीक है ना, कॉस्ट के अंदर क्या शामिल होगा ₹80। अब दूसरी वाली पार्ट, सेकंड 800 स्कर्ट्स, आप लोग रिप्लाई करिए प्लीज, समझ में आ रहा है कि नहीं। 800 स्कर्ट्स विच हैड कॉस्ट ₹20, these two were found to be defective. Remedial work in April cost ₹5 per skirt. Selling expense for the batch total ₹800, टोटल बैच का। सर बैच मतलब एक बैच में एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, तो पूरा 800 स्कर्ट का जो बैच है उसका सेलिंग एक्सपेंस आया ₹800, मतलब ₹1 का खर्चा आया। एंड दे वर सोल्ड एट 28। तो अब ध्यान से देखो, 800 स्कर्ट्स, इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना है, इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना है ₹20, पर इसका एनआरवी कितना है आफ्टर डिफेक्ट, कितना है ₹28 पे आप बेचोगे, ₹28 पे आप बेचोगे। बेचने के लिए ₹5 का रेमिडियल वर्क, ₹5 का रेमिडियल वर्क और ₹1 का सेलिंग एक्सपेंस। सर ₹5 और ₹1 बता दो, ₹5 पर स्कर्ट, ₹5 पर स्कर्ट। एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑफ द बैच टोटल ₹800, ₹800 पूरे बैच का। तो 800 स्कर्ट है, ₹800 मतलब ₹1,
तो ये खर्चा हुआ, कितना आया फिर भी 22 रुपीज। ये आ गया एनआरवी। अब बताइए कॉस्ट ज्यादा है कि एनआरवी ज्यादा है? एनआरवी ज्यादा है, तो विच एवर इज लोअर कॉस्ट ही होगा। लोअर इज कॉस्ट, दैट इज 20 रुपीज। और अगर कॉस्ट लोअर है तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तो वो शामिल ही होगा। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो फाइनल इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फाइनल इन्वेंट्री वैल्यूएशन वो क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री वैल्यूएशन फाइनल क्या होगा, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है 284,700, 284,700। इसमें कोट्स, कोट्स का क्या करेंगे, कॉस्ट को हटा दो, कॉस्ट एलिमिनेट, कॉस्ट हटा दो 80 रुपए के हिसाब से, 32,000 कॉस्ट हटा दो, और एनआरवी इंक्लूड करो, एनआरवी टू बी इंक्लूडेड। मतलब ये जो कोट है ना, इसका कॉस्ट ज्यादा है एनआरवी कम है, तो कॉस्ट हटाओ और एनआरवी पे मेजर करो। एनआरवी कितना है 828,500, और स्कर्ट का कुछ मत करो, ये आपका आ गया फाइनल इन्वेंट्री वैल्यू। टू 281,200, 281,200, 281,200। बोलो बेटा क्लियर हुआ? सर स्कर्ट का आपने कुछ नहीं किया बेटा, स्कर्ट 20 रुपए के हिसाब से मेजर होगा और वो कॉस्टली है, तो वो बेटा वो ओवरऑल कॉस्ट में तो शामिल ही होगा ना बेटा। इसमें इंक्लूडिंग क्या शामिल है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ 400 कोट्स एंड 800 स्कर्ट्स शामिल है इसमें। उसमें से कोट की कॉस्ट हटा रहा हूं और एनआरवी जोड़ रहा हूं, जबकि स्कर्ट का सही है, कॉस्ट ही कम है। बोलो बेटा क्लियर हुआ? दिस इज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सिर्फ यहां पर एक पॉइंट लिखना चाहिए कायदे से हमें, एस पर AS2 इन्वेंट्री शुड बी measured at cost or NRV whichever is lower। डायरेक्ट नेट इफेक्ट दे सकते हैं, हाँ जी अशोक बिल्कुल सही, नेट इफेक्ट भी दे सकते हो। ठीक है, आप नेट इफेक्ट भी दे सकते हो, आप दिखाओगे कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। A Limited is engaged in manufacturing of chemical Y for which raw material X is required। raw material X लगता है chemical Y finished goods को बनाने में। ठीक है, कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या बोलता। क्वेश्चन बोलता 103 में रॉ मटेरियल X इज रिक्वायर्ड फॉर फिनिश गुड्स केमिकल Y। ठीक है ना, रॉ मटेरियल में क्या क्या लगता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना है 400, फ्रेट इनवर्ड ऐड हो जाएगा, और ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ये बेटा रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको कहां काम आती है, रॉ मटेरियल के वैल्यू को मेजर करने के लिए। ठीक है, केमिकल में मटेरियल कंज्यूम्ड, कौन सा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, वही वाला। अब रॉ मटेरियल का देखो प्राइस कितना लग रहा है 440, तो ये 440 वही दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर
ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर 4 लाख, नॉर्मल कैपेसिटी कितना है 25,000, सिखाया था अभी मैंने। तो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट कैसे निकालोगे? चलो सबसे पहले अब यहां पर बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड रेट। रेट कैसे निकलेगा? 1 यूनिट के हिसाब से। आपका 4 लाख का नॉर्मल कैपेसिटी है, रुपीज है, कॉस्ट है, और नॉर्मल कैपेसिटी आपकी 25,000 यूनिट्स। ₹16 पर यूनिट आपका फिक्स्ड ओवरहेड का रेट आ गया। ये रेट निकालना क्यों जरूरी है सर? बिकॉज मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, लेबर का रेट दिया हुआ है पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड भी तो डालना पड़ेगा। अच्छा, एक एडिशनल बात पूछूं? हाँ पूछो सर। नॉर्मल कैपेसिटी 25,000 है, सपोज वो आपको बोलता एक्चुअल प्रोडक्शन, मान लो बोलता, आपको उसने क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर अगर आपको वो बोलता एक्चुअल प्रोडक्शन 30,000 है, तो क्या करते? बताओ, एक्चुअल प्रोडक्शन आपको बोलता 30,000 है, क्या करते? मैंने अभी आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि अगर अगर आपका प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, मैंने आपको सिखाया था प्रोडक्शन अगर नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन करोगे, अगर वो ज्यादा हो जाए तो, रेट निकालने के लिए। ठीक है, समझ गए? इसमें कुछ होगा ही नहीं। अब आया समझ में? ठीक है सर। तो अभी मुझे क्या मिल गया? मुझे फिक्स ओवरहेड का रेट मिल गया। ठीक है, अभी क्या? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल एंड केमिकल, दिस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो, जब भी वो बोले ना, जब भी वो बोले ना रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देखो मैं भी ना आपकी स्टेज से गुजर चुका हूं तो अल्टीमेटली मतलब सीए बनने से पहले था तो स्टूडेंट ही ना। सबसे बेसिक चीज पता है माइंड में क्या आती है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, या ऐसे में मोस्टली एएस वाले में? सर क्या करना है, कहां से शुरू करूं? कोई बता दे कि ये निकालो तो निकाल के दे दूंगा, पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या निकालना है ना? तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, जब भी वो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने को बोले, ठीक है ना, तो आप क्या निकालोगे? आप कॉस्ट, आप निकालोगे फाइंड आउट कॉस्ट और फाइंड आउट एनआरवी। ठीक है ना, फाइंड आउट कॉस्ट, फाइंड आउट एनआरवी, फाइंड आउट कॉस्ट, फाइंड आउट एनआरवी। आप दोनों पे फोकस करो, आप दोनों पे फोकस करो, फाइंड आउट कॉस्ट, फाइंड आउट एनआरवी। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट निकालो, एनआरवी निकालो। अब सबसे पहले हमारा काम है कॉस्ट निकालना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना? 400 और 40, कितना हो गया? 440। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर 120, वेरिएबल ओवरहेड 80, फिक्स्ड ओवरहेड 16। फिक्स्ड ओवरहेड का है 16, हमने निकाला था ना ऊपर 16। ठीक है, तो ये कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ केमिकल वाई, $656। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल वाई का कॉस्ट है? मैं तो उसको रॉ मटेरियल का भी समझ सकता हूं। नहीं बेटा, इतना बेसिक ना, अगर नहीं पता तो सुन ले। फिनिश गुड्स के अंदर बेटा, फिनिश गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सब आता है, पर रॉ मटेरियल के अंदर रॉ मटेरियल आता है। तो रॉ मटेरियल एक्स की कॉस्ट ये है, फिनिश गुड्स वाई की कॉस्ट ये है। तो फिनिश गुड्स के लिए मैं सारे कंपोनेंट्स ऐड करूंगा, सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करूंगा, पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट को लूंगा 440 पे। आया समझ में? अब आगे देखो एनआरवी क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। लास्ट में बोल रहा है
कि आपके पास 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड 2400 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रखा ये केमिकल रखा है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल एंड केमिकल अकॉर्डिंग टू AS2 व्हेन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ केमिकल इज 600. अब आप पहले किसको मेजर करोगे, पहले केमिकल को कि पहले रॉ मटेरियल को? मन में आएगा, हो सकता है आपके मन में आए कि रॉ मटेरियल. नहीं, रॉ मटेरियल का मेजरमेंट डिपेंड करता है फिनिश गुड्स के ऊपर. तो आप बोलोगे सिंस रॉ मटेरियल मेजरमेंट depends on measurement of finished goods, hence chemical Y to be measured first. तो केमिकल Y कॉस्ट कितना 656, NRV कितना 600. क्या करोगे, सिंस लोअर इज NRV तो केमिकल Y हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय आपका NRV कितना बचा 2400. 1440. अब बताओ रॉ मटेरियल को कैसे मेजर करोगे? अगर ये जो फिनिश गुड्स है वो NRV पे मेजर हुआ है तो रॉ मटेरियल किस पे मेजर होगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे. इफ फिनिश गुड्स इज मेजर्ड at NRV then raw material will be measured at raw material will be measured at raw material will be measured at replacement cost. Raw material will be measured at replacement cost. तो कितना होगा 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट 320, वैसे भी ओरिजिनल कॉस्ट से कम ही है. 3,20,000. तो टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हुआ? टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हुआ? टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हुआ? 1440 और 320. $1760. चलो आया समझ में? ठीक है सर. चलिए अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. द इन्वेंट्री ऑफ रिच लिमिटेड on 31st March 2020 comprise of product A, product B. अलग अलग प्रोडक्ट हैं. Details of cost of these products are: product A, material cost, wages cost, overhead cost of each unit are 40, 30, 20. Each unit is sold at 110, selling expense amounting to 10% of selling cost. तो बेटा NRV कितनी आ गई? 110 में से 10% माइनस करो 99. और कॉस्ट कितनी आ गई? 40, 30, 20. 90. बताओ क्या करोगे? बोलो साफ साफ बताओ क्या करोगे? 90 और 99 विच एवर इज लोअर. बोलो 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 90 और 99 विच एवर इज लोअर. 90. आप 90 पे मेजर करोगे. दूसरा मटेरियल कॉस्ट, वेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट 45, 35. Normal selling rate is 150. However, due to defect in the manufacturing process of 800 units,
डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग 800 ही है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 70, तो ये 70 क्या हो गया, एनआरवी। जबकि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है 45 35, 80 रुपीज की कॉस्ट है, तो किस पे मेजर करोगे, 70 रुपीज पे। तो फाइनली क्या फंडा हुआ, फाइनली ये फंडा हुआ, ये तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा भी नहीं रहा हूं, फाइनली ये फंडा हुआ कि जो प्रोडक्ट ए है, जो प्रोडक्ट ए है उसको आप कॉस्ट पे मेजर कर रहे हो, और उसको आप कॉस्ट पे मेजर कर रहे हो 90 मल्टीप्लाई बाय 200, 18,000। और जो प्रोडक्ट बी है उसको आप मेजर कर रहे हो एनआरवी पे 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 70 रुपए। ठीक है, 56,000। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वैल्यू द क्लोजिंग इन्वेंट्री आफ्टर कंसिडरिंग अबाउ, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, 18 और 56, 74। कुछ खास नहीं था ये क्वेश्चन, बट जस्ट ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105। 2 मिनट दो यार, पानी पी लो यार, पानी नहीं है बॉटल में, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, सब ठीक, समझ आया। आ जाओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सारा लिमिटेड इज गिवन। सारा लिमिटेड यूजेस रॉ मटेरियल ए फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स बी। बेटा ये वही है, रॉ मटेरियल एक्स, केमिकल वाई, फिनिश गुड्स वगैरह। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल ए 750 यूनिट्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 150, फ्रेट इनवर्ट 10, तो लॉजिकली कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट हो गया आपका 160। ठीक है, कितना हो गया 160। मटेरियल कंज्यूम क्या है 225, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड का क्या है 1 लाख डिवाइड बाय 20, 5 रुपए। तो मैं ये लिखवा नहीं रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, 5 रुपए। तो क्या क्या आएगा, 5 रुपए वो भी जुड़ जाएगा। तो कॉस्ट में क्या क्या आ गया 225, 75, 60 और 5, ये हो जाएगा 365। 365 कॉस्ट है और 360 सेलिंग प्राइस एनआरवी है। तो क्या करोगे, एनआरवी पे मेजर करोगे। अगर फिनिश गुड्स को एनआरवी पे मेजर कर रहे हो तो रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट 152 पे मेजर करोगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, रॉ मटेरियल 750 यूनिट्स को 152 पे मेजर करोगे, और फिनिश गुड्स जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 1600, 1600 उनको मेजर करोगे तुम 360 पे। बस बेटा यही है। अगला क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, दिस मे कम इन कमिंग एग्जाम्स। अब जब मैं कमिंग एग्जाम बोल रहा हूं तो मतलब आने वाले 1-2 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। दिस में कम इन कमिंग एग्जाम्स, ये आ सकता है कमिंग एग्जाम में। ठीक है, करवाऊं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 106।
उससे पहले रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या दोनों में फर्क है कि दोनों सेम होता है? बताओ। रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दोनों में फर्क है कि दोनों सेम है? फर्क है। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। सो बेसिकली रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। समझ गए? ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, दोनों में फर्क होता है। बट ये सब सब सही है, बट जब तुम फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, तो उसमें क्या आएगा? रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। ये मैं 106 नहीं करवा रहा हूं, मैं जस्ट अभी एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है? मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मुझे बताना क्या हो सकता है। फाइनली लाइट आ गई। रॉ मटेरियल का परचेज कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट है 12 रुपए। ₹12, ठीक है? परचेज कॉस्ट है 12 रुपए। एक फिनिश गुड्स को बनाने में 3 यूनिट का रॉ मटेरियल लगता है। एक फिनिश गुड्स को बनाने में 3 यूनिट का रॉ मटेरियल लगता है। तो बताओ फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट में रॉ मटेरियल कितना लोगे? रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना लोगे? एक फिनिश गुड्स बनाने में 3 यूनिट का रॉ मटेरियल लगता है। अरे यार क्या हो रहा है? लाइट की बैंड बज रही है भाई, जल्दी खत्म करो ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ। एक फिनिश गुड्स बनाने में 3 यूनिट का रॉ मटेरियल लगता है, तो फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट फिनिश गुड्स में कितना आएगा? भाई एक बनाने में 3 लगता है, तो 3 × 12 मतलब 36 रुपए आएगा। कितना आएगा? 36 रुपए। कितना आएगा? 36 रुपए। अब ये तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि एक बनाने में 3 लगता है। अगर मैं आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना दूं तो आप हमेशा क्या मानोगे? आप मानोगे एक फिनिश गुड्स बनाने में एक रॉ मटेरियल लगता है, तो आप सीधा 12 रुपए यहां पर उठा लोगे। आई बारी मेरी बात समझ में? अगर मैं आपको क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन ना दूं तो आप मानोगे कि 1 यूनिट बनाने में 1 यूनिट लगता है, 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में 1 यूनिट रॉ मटेरियल लगता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चल चलो 106। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, ठीक है ना? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अब देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से तुम कॉस्ट निकाल सकते हो 10 रुपए पर यूनिट। ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल सकते हो 10 रुपए पर यूनिट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहली पॉइंट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज 1 लाख डिवाइड बाय 10, 10 रुपए, ठीक है? फिर लेबर लगा, ओवरहेड्स लगे, सेल्स लगा, इन्वेंट्री लगा, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, ठीक है? अभी क्या बोल रहा है? द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 15 kg ऑफ फिनिश गुड्स। बेटा एक्सपेक्टेड का मतलब होता है नॉर्मल कैपेसिटी। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? यार एक सेकेंड ना, एक सेकेंड होल्ड करो, एक सेकेंड होल्ड करो।
एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन मतलब नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी। तो देखो अब हमें एक और चीज मिल जाएगी, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट मिल जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड आपके कितने लगने वाले, 75,000। 75,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, 15,000 केजी। ये आने वाला है 5 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी। ठीक है बेटा, सब केजी केजी में है, ये पर यूनिट की जगह पर केजी लिख देता हूं मैं, पर केजी। गाइस गाइस गाइस, मेरा कैमरा वही लाइट वगैरह के चक्कर में ना कैमरा थोड़ा सा, आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? अगर मैं बिना कैमरा के भी आपको पढ़ाऊंगा तो चलेगा ना? बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है, बिकॉज कैमरा का थोड़ा सा इशू आ रहा है। सो इट वर्क्स ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ध्यान से देखो, फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके 75,000 है, और जो 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 नॉर्मल कैपेसिटी है वो 15,000 है। तो मैंने फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकाल लिया, ठीक है ना, मैंने फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकाल लिया। आगे क्या बोल रहा है, ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड एंड द सेल प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स ₹20 पर केजी, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज 90। ये क्या है सर, वापस पढ़ लेते हैं। ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड, द सेल प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स was 20 पर केजी एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 9.5 केजी। ये पता है क्या है, ये आपको दिया हुआ है एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज 20 रुपीज पर केजी, और दूसरा दिया हुआ है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल उन्होंने आपको दिया हुआ है 9.5 पर केजी। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों कि अगर आपको फिनिश गुड्स की एनआरवी दी हुई है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट। कॉस्ट निकाल के कंपेयर कर लेना। आपको रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट। अगर फिनिश गुड्स को एनआरवी पे मेजर करते हो तो रॉ मटेरियल को भी तुम्हें रिप्लेसमेंट कॉस्ट में मेजर करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे बताओ हमारे इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या है, बताओ हमारा इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालना। उसमें से रॉ मटेरियल की कॉस्ट मैंने निकाल ली है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट मैंने 10 रुपए निकाल ली है। बस मुझे क्या निकालना है, मुझे फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालनी है। आया समझ में कि नहीं? मुझे फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए क्या लेना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेना पड़ता है। मैं थोड़ी देर पहले आपसे मैंने पूछा था कि रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या फर्क है, तो मैंने आपको बोला था कि भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आता है, और रॉ मटेरियल कंज्यूम यूज होता है यूज्ड फॉर फिनिश्ड गुड्स। मेरी बात ये समझनी पड़ेगी आपको कि अगर आपको कभी भी फिनिश गुड्स पे काम करना है तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए। अगर आपको कभी भी फिनिश गुड्स पे काम करना है तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए, परचेज से नहीं होगा। पर हां, अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन दिया ही नहीं है, ओपनिंग दिया ही नहीं, क्लोजिंग दिया ही नहीं, तो झक मार के आपको क्या लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज। तो मेरा कहने का मतलब है फिनिश गुड्स के लिए हमेशा आप किसको प्रायोरिटी दोगे, कंज्यूम्ड को कि परचेज को? हमेशा कंज्यूम्ड को प्रायोरिटी दोगे। तो इसीलिए अब देखिए आप ध्यान से, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या आएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना है, 11,000, परचेज कितना है, 1,00,000, सॉरी मैं अमाउंट ले लिया, एक मिनट रुको। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यूनिट्स मुझे बताओ, 1100, परचेज 10,000, रॉ मटेरियल 900, 1100, 10,000, 900, कितना बचा, 1100, 10,000 और 900, ये बचा 10,200 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए।
मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट कितना है 10 रुपए, तो कंज्यूम्ड आ गया 10,200 इंटू 10 रुपए, ये आ गया 1,02,000। प्लस क्या चाहिए मुझे, प्लस चाहिए मुझे लेबर, प्लस चाहिए मुझे लेबर कितना 76,500। प्लस क्या चाहिए मुझे, प्लस क्या चाहिए मुझे, प्लस चाहिए मुझे, प्लस चाहिए मुझे ओवरहेड्स। अब मुझे बताओ मैं ओवरहेड्स कितने लूंगा, ओवरहेड्स कितने लूंगा, क्या ओवरहेड्स में पूरे 75 ले लूंगा, नहीं, मैंने ओवरहेड का रेट निकाला था 5 रुपए पर केजी, तो ओवरहेड कितने लूंगा, फिक्स्ड ओवरहेड 5 रुपए पर केजी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। सर मुझे एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे पता चलेगा, अब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं आपको यहां बताऊं कि भाई एक फिनिश गुड्स को बनाने में, एक फिनिश गुड्स को बनाने में 3 रॉ मटेरियल लगता है तो ठीक है, पर अगर मैं आपको ना बताऊं, कुछ भी ना बताऊं, तो आप हमेशा क्या मानोगे, एक फिनिश गुड्स को बनाने में एक रॉ मटेरियल लगता है, 1 केजी बनाने के लिए 1 केजी लगता है, 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट लगता है, आपको हमेशा 1:1 का प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। तो यहां पर वही है कि भाई यहां पर मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है, कंज्यूम्ड 10,200, तो मैं यहां पर बोलूंगा अगर कंज्यूम्ड 10,200 केजी रॉ मटेरियल हुआ है, मींस फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड 10,000 केजी ही हुआ होगा, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड 10,000 केजी ही हुआ होगा, 1:1। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि यहां पर आके बच्चा अटक जाता है, बच्चा बोलता है मैं एक्चुअल प्रोडक्शन ये कहां से करूं, पहली बात तो यहां तक भी पहुंचने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब 10,200, मुझे बताएंगे पहले कितना है, 10,200 इंटू 5 मतलब 51,000। सर पर है तो 75, बेटा बाकी का P&L में जाएगा, बाकी का एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो ये कितना हो गया 1,02,000 प्लस 76,500 प्लस 51,000, ये हो गया 2,29,500, ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट पर केजी कितना आएगा 229,500 डिवाइड बाय 10,200। अब 10,200 लेकर ये मत सोचना कि 10,200 तो रॉ मटेरियल कंज्यूम है, मैंने क्या बोला, कुछ ना बोला जाए तो जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ उतना ही फिनिश गुड्स बना, कोई वेस्टेज नहीं हुआ, मतलब ये आ गया 22.5, कॉस्ट आ गया 22.5। अब मुझे बताओ एनआरवी कितना है 20। सारी खेल खत्म हो गया, सारा खेल समझ में आ गया कि नहीं, अब खुद बताओ सारा खेल समझ में आया कि नहीं। तो क्या करोगे, मेजरमेंट, इसमें फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में कॉस्ट कितना है 22.5, एनआरवी कितना है 20 रुपीज, तो इसका मतलब वैल्यू कितना हुआ 20 रुपीज मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग कितना बचा 1,200, ये बचा 24,000। दूसरा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है 10 रुपए और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है 9.5। मेरी गट फीलिंग कहती है, मैं बोल रहा हूं ना ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना, और फिनिश गुड्स किस पे मेजर हुआ है, फिनिश गुड्स इज मेजर्ड एट एनआरवी, तो रॉ मटेरियल का क्या होगा 900 इंटू 9.5 8,550। तो अब आप इसको और इसको टोटल करो, टोटल इन्वेंट्री 32,550, 32,550, अंडरस्टूड, ठीक है। सो ऐसा है, सो आई रिकमेंड एवरीवन कि मैं तो आपको बोलूंगा, ठीक है, मुझे तो क्या लिमिटेड क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए,
जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चंस करिए, आप पीछे मत हटिए, जितना ज्यादा क्वेश्चंस हो सके आप करिए। आपको आपको और स्ट्रांग होगा, आपका आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। गाइस आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, एंड आई बिलीव कि सारी चीज़ें सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो बस यही कहना था कि AS2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास होगी कि नहीं होगी, शायद नहीं होगी। परसों अपन 20th को मिलेंगे AS23। AS23 डिटेल में होगा। इट इज नॉट लाइक रिविजन, इट इज नॉट लाइक ओनली कंसेप्ट, इट इज डिटेल कंसेप्ट, इट इज डिटेल क्वेश्चन डिस्कशन AS23 का होगा। ठीक है, सो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना, बाकी लोगों को रिकमेंड जरूर करना। बहुत मेहनत होती है यार, लेक्चर लेने के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो बाकी लोगों को रिकमेंड जरूर करना। कमेंट में अपना मुझे फीडबैक जरूर देना और लेक्चर को लाइक करके ही जाना। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो AS23 का होगा। मैं आपको एक छोटी सी रिकमेंडेशन देना चाहता हूं, अगर आप इससे पहले AS23 पढ़ चुके हो या फिर नहीं भी पढ़ चुके हो, आप एटलीस्ट कंसोलिडेशन जो चैप्टर है उसमें उसमें गुडविल कैसे निकालते हैं, गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज, सॉरी गुडविल कैसे निकालते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, नेट असेट्स कैसे निकालते हैं, AOP कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा जरूर एक बार रिवाइज करके रहना ताकि AS23 में आपको प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अगला लेक्चर AS23 का रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।